हेडिंग दीजिए राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको DPSP भी पढ़ते हैं। याद होगा रंजित जब क्लास स्टार्ट किया था तो आपने बोला था कि सर DPSP और फंडामेंटल राइट दोनों को एक साथ किस तरह से विशेषता का, तो मैंने विशेषता बोला था कि विशेषता जब फंडामेंटल राइट का विशेषता करेंगे उसके साथ इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें लिखिए पहला नोट डाल करके या पहला पॉइंट फर्स्ट लिखिए संविधान के किस भाग में है? भाग 4। हाँ ठीक है, संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक? भाग 36 से 51। हाँ आर्टिकल 36 से 51। हाँ 36 से 51 तक। ठीक है, 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख हुआ है। ये किस देश के संविधान से प्रभावित है? आयरलैंड। आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है, संविधान से यह प्रभावित है। क्लियर? देखो इसकी दो पार्ट करके हम पढ़ेंगे। जिस तरह से मूल अधिकार में हमने किस तरह से आर्टिकल्स और कौन कौन से मूल अधिकार है उसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल थे उसको एक साथ पढ़ा था और विशेषता बाद में पढ़ा था। तो एक तरफ हम यहाँ पे जैसे जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसकी विशेषता हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पे पहले हम इसकी क्या विशेषता है DPSP का, ठीक है, इसकी विशेषता एक साथ हम पढ़ लेते हैं और तब बाद में इसके जो आर्टिकल्स के अंतर्गत जो प्रावधान है, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, कल उसको पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। इसका मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा और अभी लिख भी लीजिए, वैसे समझ लेते हैं साथ के साथ। नोट डाल करके लिखिए, नोट देखिए, मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के मध्य अंतर। के मध्य अंतर। ठीक है, नंबर पॉइंट फर्स्ट,
पहला लिखिए, या एक तरफ फंडामेंटल राइट लिख लीजिए और दूसरे तरफ नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, देखो फंडामेंटल राइट के नीचे लिखो पहला पॉइंट में, नंबर फर्स्ट, यह नकारात्मक है, यह नकारात्मक नकारात्मक है। कारण क्या है? हम लोगों ने विशेषता जब पढ़ा था बताया था कि ये नकारात्मक है। कारण क्या है? क्योंकि ये कई जगह राज्य को क्या करता है, राज्य पर कार्य करने से प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो चाहे तो लिख लीजिए, ये राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। राज्य के लिए क्या एक सीमा का निर्धारण भी करता है और कुछ हद तक कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, नकारात्मक। अब देखो ये क्या है, सकारात्मक है। सकारात्मक नाम क्या है इसका? नीति निर्देशक तत्व। किसके लिए? राज्य के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य को कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होगी कि कैसे काम करना है। ठीक है, तो राज्य को नीति बनाने में उसका ये निर्देशन करता है, तो इस तरह से ये सकारात्मक है। तो लिख लीजिए, राज्य को नीति निर्धारण में, राज्य को नीति निर्धारण में सहायता करता है, सहायक। हमने नियोजित या गैर नियोजित जैसे शब्द पढ़ा था मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार क्या है, नियोजित है या गैर नियोजित है? नियोजित है। तो लिखिए इसमें, यह न्यायोचित है। मूल अधिकार यह न्यायोचित है। इसमें क्या क्या समझा था न्यायोचित का? इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कैसे? अनुच्छेद 32 के तहत अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, और हाई कोर्ट में जाने के लिए 226। ठीक है, लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, नियोजित का मतलब यहाँ पे लिख लीजिए, इसके हनन होने पर, मूल अधिकार के हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। न्यायालय द्वारा कराया जा सकता है हनन होने पर। हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं। ठीक है, इसके लिए आप जैसे यहाँ पे आर्टिकल 32 और 226 जो उपबंध करता है, ऐसा उपबंध नीति निर्देशक तत्वों के लिए क्या है, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट, देखो जैसे इसमें लिखो
मूल अधिकार का उद्देश्य, अधिकार का उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, की स्थापना करना है। देखो याद होगा कि यहाँ पे हमारा आर्थिक अधिकार भी था, है ना, अधिकार भी था। और जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने पढ़ा था किस तरह से, आज आप लोगों को मेंस वाला क्लास में भी बताया था किस तरह से फंडामेंटल राइट का और जो संविधान की उद्देशिका है उसके विशद रूप से चर्चा करता है केशवानंद भारतीवाद वाला। तो वहां पे कहा गया कि उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत, 368 के तहत, और मूल अधिकार है, याद है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से यहाँ से संपत्ति के अधिकार को हमने हटा दिया था। तो ये यहाँ पे लिखिए, ये जो है इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना। लेकिन यहाँ पे लिखिए नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक। जब हम आर्टिकल्स देखेंगे तो देखेंगे किस तरह से केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक तत्वों को भी किस तरह से ये अपने साथ आत्मसात करता है। और आजकल जो खास करके जो समान नागरिक संहिता खूब चर्चा में है, तो वो प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, लोकतंत्र की स्थापना। रंजित तो बोर हो रहे हैं, है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। रिवीजन हो रहा है। आप पहले ही बोले थे जी सर मैं रिवीजन के लिए क्लास कर रहा हूँ, अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी बात है, बिल्कुल। तो होता क्या है, देखिए कई बार हम पढ़े होते हैं चीजों को, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए अब जैसे अब मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो आप लोगों को पढ़ाने से पहले भी पढ़ता हूँ और लगातार पढ़ता रहता हूँ कि ताकि भूले नहीं, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, पढ़ाते समय और भी पढ़ करके बैठना पड़ता है कि देखते हैं कितना क्रॉस क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आ जाता है। तो हद तक कोशिश होती है कि उस क्रॉस क्वेश्चन में आप लोगों का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, तो हमारे लिए और मेहनत बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, मूल अधिकार में लोकतांत्रिक राज्य और सामाजिक आर्थिक। नेक्स्ट लिखिए चौथा, ये कानूनी रूप से मान्य है, कानूनी रूप से मान्य, कानूनी रूप से मान्य है। देखो सीधा सीधा विशेषता में यहीं से स्टेटमेंट उठा करके क्वेश्चन दे देगा। एक स्टेटमेंट रहेगा फंडामेंटल राइट का, दूसरा स्टेटमेंट रहेगा नीति निर्देशक तत्व का, कहेगा कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, समझ रहे हैं। ये कानूनी रूप से मान्य है। लिखिए इसमें इसे या इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नैतिक, नैतिक एवं राजनीतिक, नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, यह व्यक्तिक है, यह व्यक्तिक, व्यक्तिक है, यह व्यक्तिक है, अर्थात यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है। व्यक्तिगत कल्याण, व्यक्तिगत
कल्याण को प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्तिक है क्योंकि यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है। लेकिन ये कैसा है, इसमें व्यक्तिक नहीं है, ये कहीं ना कहीं समाजवादी अथवा लिख लीजिए समाजवादी अथवा सामुदायिक कल्याण। समुदाय मतलब वह सभी के बारे में, समुदाय कल्याण को प्रोत्साहित करता है या से प्रेरित है, से प्रेरित है। इसीलिए जब आप लोगों का मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि नीति निर्देशक तत्वों के, ठीक है, दार्शनिक पक्षों को या उसके जो कई सैद्धांतिक पक्ष है, जैसे उसमें किस तरह से नीति निर्देशक, कहने का मतलब कि नीति निर्देशक तत्व किस तरह से समाजवाद से प्रभाव है, गांधीवादी विचारधारा से प्रभाव है, समझ रहे ना। तो वहां से क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों से पूछता है, ठीक है। तो यहां से भी सीधा सीधा मेंस में क्वेश्चन बनता है, लेकिन वहां पे आपको इसके प्रभाव कैसे, ये किस तरह से, अब जैसे गांधीवादी कुछ विचारधारा है, उसके आधार पे कौन कौन से चीजें आपको वहां पे दिखता है नीति निर्देश तत्व में, कौन कौन से आर्टिकल के तहत है, समाजवादी विचारधारा कहाँ से आता है। तो कई विचारधारा से प्रभावित है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट लिखिए, और इसमें लिखिए यह स्वतः लागू है, यह स्वतः लागू है, अर्थात इसे लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, विधान की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब मूल अधिकार ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत है। बात समझ रहे हैं? यानी उसका सर्वांगीण विकास बिना स्वतंत्रता के नहीं हो सकता, समानता के नहीं हो सकता। मतलब कहते नहीं है कि स्वतंत्रता रहित जीवन दासतापूर्ण है। बात समझ रहे हैं? और जब आप स्वतंत्र नहीं है सभी स्तर से, चाहे मानसिक हो, वैचारिक हो, और कई सारे प्रावधान आप पे लगा हुआ है, तो आपका जो नैसर्गिक या जो प्राकृतिक विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाएगा। सारे विकास की जो संभावना है वो क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो मनुष्य किसने कहा है कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, लेकिन बेड़ियां उसे जकड़ रखा है। क्वेश्चन लिख लो, बताना। यह स्वतः लागू है, यानी कि इसे लागू करने के लिए विधि की आवश्यकता नहीं होता, ठीक है। और ये क्या है, स्वतः लागू नहीं है, स्वतः लागू नहीं है। किस दार्शनिक ने कहा था? अब इसे लागू रखने के लिए हमें विधि की क्या होगी, आवश्यकता होगी, विधि की आवश्यकता। आवश्यकता है। नेक्स्ट लिखिए, देखो जब हम आर्टिकल्स 32 या आर्टिकल्स 226 के तहत अगर हम न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय इस बात के लिए वो बाध्य है, क्यों कि कोई मूल अधिकार वास्तविक में गैर संवैधानिक तरीके से चेंज किया गया है या किसी को मतलब कि वैध या अवैध घोषित करना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे निर्भर करता है। मान लो जैसे हमने संपत्ति के अधिकार को हटाया, संपत्ति के अधिकार को हटाना मूल अधिकार से, उसको चुनौती दिया जा सकता है। मान लो कोई मूल अधिकार हटाया जा रहा है,
और उसे आपने चुनौती दिया। तो चुनौती देने का मतलब है कि न्यायपालिका वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वो देखे कि वो वैध है या अवैध है। बात समझ रहे हैं? तो वो पूरा का पूरा न्यायपालिका के अंतर्गत है। तो लिखिए इसमें, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी मूल अधिकार के हनन, किसी मूल अधिकार के हनन, मूल अधिकार के हनन, मूल अधिकार के हनन की विधि को क्या कर सकती है? वो विधि को वह गैर संवैधानिक अथवा अवैध घोषित कर सकती है। गैर संवैधानिक या अवैध। ठीक है, नेक्स्ट इधर लिखिए, निदेशक तत्वों के निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली, निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक अथवा अवैध घोषित नहीं कर सकता, घोषित नहीं कर सकता। ठीक है, घोषित नहीं कर सकता। देखो अब यहाँ पे क्या है कि इसे गैर संवैधानिक या अवैध घोषित नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस विधि की वैधता को प्रभावी करने के लिए वो उसको लागू करवाने के लिए कार्य कर सकता है। जैसे 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 यह सही है, ऐसे समझो, यह सही है क्योंकि निदेशक तत्वों को प्रभावी करने या लागू करने के लिए क्या है आवश्यक। समझ में आया? निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए क्या है ये आवश्यक। ठीक है, सर समझे नहीं, क्या आवश्यक है? अब देखिए, इसका मतलब आपने देखा कि निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। मान लो कोई ऐसा विधि है जहां पे निदेशक तत्व प्रभावित होता है, तो उस विधि को वैधता इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है न्यायालय द्वारा कि निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए उसे लागू किया। कहने का मतलब वो विधि इसलिए लाया गया है, मैंने वही बोला कि यह सही है क्योंकि निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब अब जैसे देखो, कोई विधि ऐसा है जो मूल अधिकार से संबंधित है, तो अब अधिकार के हनन का जो कोई विधान है उसे संविधान क्या कर सकता है? गैर संवैधानिक न्यायपालिका क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है या फिर गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे वो चीज नहीं है।
अब मान लो कोई नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कोई विधि लाया गया, ठीक है, और जहां पे कुछ उसका लिमिटेशन है, तो उसे आप इस आधार पे न्यायपालिका गैर संवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। अब यहाँ पे रीजन ये दिया जाएगा कि यह विधि इसलिए लाया गया है, यह विधि इसलिए लाया गया है, नीति निदेशक तत्व, निदेशक मतलब क्या है, राज्यों को निर्देश दिया गया है कि उस आधार पर काम करे, लेकिन क्या राज्य उस आधार पे काम करने के लिए बाध्य है, ये बताइए। नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी नीति लाई जा रही है जो कहीं न कहीं, अगर मान लीजिए नीति निदेशक तत्व वाली विधि को क्या कर रहा है, थोड़ा सा कुछ उसका कंट्रडिक्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैर संवैधानिक होगा। ठीक है, हो सकता है वो नीति निदेशक तत्व को प्रभावी करने के लिए ही लाया गया हो। मैंने पहले ही बताया कि जैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि मूल अधिकार व्यक्ति के लिए मौलिक है, ठीक है, कथन की पुष्टि करें, शॉर्ट क्वेश्चन। तो वहां एक अलग चीजें हैं, यहाँ पे दोनों में देखो अंतर। इसीलिए मैंने बोला था कि इसको एक साथ जब हम मूल अधिकार की विशेषता पढ़ेंगे, उसके साथ इसकी विशेषता को एक साथ देख लेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए तो। सर इसमें मूल अधिकार व्यक्ति के लिए क्या? जब मूल अधिकार पढ़ेंगे ना, मेंस पढ़ रहे हो ना आप, हैं या भाग रहे हो कहीं क्लास छोड़ करके, बताइए। अब कहीं दूसरे क्लास में भागने का प्लान है तो बोलो, मैं लिखवा दे रहा हूँ क्वेश्चन। नहीं तो साथ में पढ़ना है। नहीं सर, क्या भागोगे, मतलब अब क्या भागोगे दूसरे क्लास में? अब टेंशन मत लीजिए। जब अब मूल अधिकार ब्याज आपने देखा, उद्देशिका में कितने तरह नहीं, के हमको क्वेश्चन। लगा क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। ना ना ना, मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखना, जैसे अभी आपने मूल अधिकार पढ़ा, निदेशक तत्व पढ़ा, तो थोड़ा सा कंक्लूजन लिखने समय में जब आप तुलनात्मक रूप से आंसर लिख देंगे ना, तो बेहतर हो जाता है। कभी भी मेंस का आंसर तुलनात्मक रूप में लिखिए तो बेहतर होता है। एक क्वेश्चन लिखिए, कल नीति निर्देशक तत्व पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हम विशेषता तक रखते हैं, कल पूरा आर्टिकल्स जो होगा उस पर हम पूरे तरीके से कल निश्चित, कल 1.5 घंटा क्लास, मिनिमम 1.5 से 2 घंटा राजनीति क्लास तो होगा। गई है क्या? क्या राजनीति तो गई नहीं, बोली नहीं अभी तक। पढ़ रही, लिख रही हैं वो, चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करें। फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखिए, मूल अधिकार का उद्देश्य, मूल अधिकार अधिकार का उद्देश्य, मूल अधिकार का उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक, देश में सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लोकतंत्र की स्थापना करना है। दूसरा लिखिए, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व
नीति निदेशक तत्व न्यायोचित है, क्योंकि इनके हनन होने पर हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। इन्हें लागू कराया जा सकता है। लिखिए, पहले क्वेश्चन क्या लिखा, उपरोक्त कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब लिखो, उपरोक्त कथनों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित, ठीक है। अब यहां लिखिए, उपरोक्त कथनों में से, उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से, ठीक है, कथन सत्य है या है। कौन सा कथन, उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। ऑप्शन ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो। डी, कोई नहीं। क्या है आंसर? बी, कोई नहीं। कोई नहीं। बड़ा सावधानी से जी होगा। सावधानी से रंजित सुन रहे थे, आपने भी सावधानी से सुना है। देखो, सीधा मेरा कहने का मतलब क्या रंजित इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है दोनों पे स्टेटमेंट? जी सर। तो आपसे सीधा सीधा स्टेटमेंट उठा करके, एक उदाहरण है ये क्वेश्चन का कि किस तरह से क्वेश्चन का रिवीजन करिए। कहने का मतलब आप खोल करके, ये नहीं है कि लिख लिया इसका कि किताब में दिया हुआ था, सर ने वहां से छपवा दिया। सही बात है, किताब में सब कुछ दिया होता है, वहीं से पढ़ के लिखवाया जाता है। ये तो मैंने आपको लिखवा दिया, मैंने बोला फोटो भी खींच करके दे दूंगा। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि आप मूल अधिकार की जो विशेषता कल हमने पढ़ा है वहां पे, उसको और नीति निदेशक तत्वों की विशेषता को याद रखें। इस पे क्वेश्चन इस तरह से बना के देगा, एक स्टेटमेंट मैंने मूल अधिकार का लिया है, लेकिन उसको हमने जोड़ दिया है किसके साथ? नीति निदेशक के। मूल अधिकार का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक शब्द जैसे आ गया वहीं पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नीति निदेशक तक नियोजित है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नियोजित नहीं है। इसका मतलब है कि ये पूरा क्या है, किलिंग ऑफ टाइम है पूरा पढ़ना। नियोजित है जैसे दे दिया स्टेटमेंट, क्या है? गलत है। जैसे आर्थिक लोकतंत्र आ गया, वैसे ही ये मूल अधिकार क्या हो गया? गलत है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है, असत्य है। सत्य कह रहा है, कौन सा सत्य है? ये भी सत्य नहीं, ये भी सत्य नहीं है, दोनों भी सत्य नहीं है। तो आंसर इसका मतलब है कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस खुद भी बना करके, और जब भी पढ़ते हैं, जैसे मौलिक अधिकार पढ़ा और नीति निदेशक तत्व पढ़ा, अभी तक जितने पढ़े हैं उससे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करके देखिए। क्या आप सॉल्व कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं, आप उस समय जस्टिफाई करिए अपने आप को। कॉपी उल्टा करके देखिए, किताब उल्टा करके देखिए कि आपसे गलती क्यों हुई है। और जब खुद नहीं समझ में आता है
तब आप मुझसे पूछिए कि ये समझ में नहीं आया। क्या जी, गलत कह रहा हूं? तो इससे क्या नहीं होगा? सर। इससे इससे ये होगा कि आपका रिवीजन भी होगा कि आपने गलती किया, समझ में नहीं आया, आपने कॉपी देखा, किताब देखा, तो रिवीजन होगा एक। और जब उससे भी दायरा नहीं समझ में आए तो वो मेरे पास आएगा, और मेरे लिए भी अगर चैलेंज है तो मैं भी उसको देखूंगा कि भाई आखिर है क्या चीजें। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी करिए, तैयारी बेहतर होगा। कल हम नीति निदेशक तत्व के जितने भी प्रावधान है, आर्टिकल्स है, उस पर चर्चा करेंगे, और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है उसको लिख करके, एक एक पॉइंट को लिख करके हम चर्चा करेंगे। प्री टाइप में, मेंस टाइप में यहाँ पे नहीं देखेंगे। जो मेंस में होगा वहां पे हम उसके सामाजिक समाजवादी पक्ष क्या है, गांधीवादी पक्ष क्या है, यहाँ पे कुछ जो पक्ष है उसको हम लिख लेंगे कि ये समाजवाद से प्रभावित है, ये गांधीवाद से प्रभावित है। लेकिन यहाँ पे उतना डिटेल हम नहीं करेंगे कि जो हमारा जिस तरह से हमें शब्द लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास समाप्त करते हैं। कल कुछ ज्यादा क्लास होगा, 9 बजे से 10:30 पौने 11 तक, इसको समाप्त कर लेना है कल। ठीक है, जी कोई थैंक यू किसी सर। कोई किसी को प्रॉब्लम तो बताएं, और नहीं तो समाप्त करें क्लास। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। सर, हाँ